नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजस्थान के दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने कई चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सीकर में जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील की, साथ ही कांग्रेस पर जमकर बरसते हुए भी नजर आए हैं। सीएम योगी ने कहा कि आज आतंकवादियों का राम नाम सत्य हो रहा है, और जबकि कांग्रेस के लोग आतंकवादियों को बिरयानी खिलाने का काम किया करते थे। लोकसभा का चुनाव चल रहा है, 18वीं लोकसभा। देश के अंदर उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, सर्वत्र पहले से परिणाम के बारे में हर व्यक्ति आश्वस्त है। कहीं भी आप जाइए, लोग एक ही बात बोलते हैं, और वह आवाज है कि फिर एक बार। बहनों और भाइयों, जब सबको परिणाम के बारे में पहले से पता है, अब हमारी प्रतिस्पर्धा किस चीज के लिए है कि पिछली बार स्वामी जी ने जितना मत पाया था और पिछली 2 बार जितना पाया था, क्या उन दोनों प्रकार की बढ़त को हम जोड़ करके तीसरी बार उनका सम्मान दे सकते हैं? और ये इसलिए संभव है क्योंकि आपने 2014 के पहले के भारत को भी देखा है और 2014 के बाद के भारत को भी देखा है। बहनों और भाइयों, अभी 3 दिन पहले की घटना है। ब्रिटेन का एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र है द गार्डियन, उसमें उसने एक रिपोर्ट लिखी और उसमें उसने कहा कि पिछले 2 वर्ष के दौरान पाकिस्तान के अंदर दुर्दांत 20 से अधिक ऐसे आतंकवादी चुन चुन करके मार दिए गए, और इसमें भारत की खुफिया एजेंसियों का योगदान हो सकता है। तो गार्डियन की समाचार की स्रोत क्या है, ये वही बता सकते हैं। लेकिन आतंकवाद एक समस्या है, और इस समस्या का समाधान कोई है तो भारत है। भारत इसकी समस्या का समाधान दे रहा है। हम केवल आपसी संबोधन में ही राम राम नहीं बोलते। अयोध्या में रामलला कोई विराजमान नहीं करते, आतंकवादियों का राम नाम सत्य है भी करते हैं। सहमत है ना? आतंकवादियों का राम नाम सत्य है, होना चाहिए ना? और ये केवल भारत ही कर सकता है। बस फर्क यही है, हम उसको वहां पहुंचाते जहां पहुंचना चाहिए, और कांग्रेस के लोग उसको बिरयानी खिलाते थे ना। लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। वार पलटवार के दौर के साथ साथ वादे और दावे भी ये किए जा रहे हैं। और इस बीच आजमगढ़ पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 4 जून को 11 बजे सपा, बसपा और कांग्रेस का 12 बजेगा। और इसी के साथ ही केशव प्रसाद मौर्य ने यह दावा किया कि 400 का आंकड़ा पार करके एक बार फिर से मोदी की सरकार बनेगी। लड़ रही है, 5 हमारे सहयोगी दल लड़ रहे हैं, सभी 80 सीटें हम लोग जीत रहे हैं। 4 जून को 11 बजे सपा, बसपा, कांग्रेस का 12 बज जाएगा और 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। गाजीपुर जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैंने कहा ना कि जो गाजीपुर जाए और चाहे वो गाजियाबाद जाए, जहां वो जाएंगे वहां साइकिल पंचर है, सपा समाप्ति की ओर है, कमल खिल रहा है और बड़े अंतर से खिल जाएगा।
लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही तारीखों के साथ ही बीजेपी पदाधिकारियों ने भी पूरी तैयारी कर ली है, कमर कस ली है। प्रतापगढ़ में भी बीजेपी के पदाधिकारी अलग अलग तरीके से मिलकर सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान कर रहे हैं। साथ ही बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आज वृंदावन रिजॉर्ट सिटी में सोशल मीडिया लोकसभा वॉलंटियर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां पर केंद्रीय मंत्री BL वर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनता जाति पर नहीं बल्कि मोदी की गारंटी पर वोट करने वाली है। देखते हैं। देखिए, प्रतापगढ़ का चुनाव हो या उत्तर प्रदेश के किसी भी सीट का चुनाव हो, और मैं तो देश की बात कर रहा हूँ। 2014 से लेकर जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने सबका साथ सबका विकास की तर्ज पर काम किया है देश के लिए, सभी वर्गों के लिए। देश की जनता मैंने मोदी जी के लिए वोट देने की याद है, और मैंने जिस तरह से संगमलाल गुप्ता जी के विकास कार्यों को देखा है, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर किसी से कोई लड़ाई नहीं है। और निश्चित रूप से प्रतापगढ़ हम बड़ी जीत के साथ और वही बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने कहा है कि यह निश्चित है कि इस बार 4 जून को जो भी परिणाम आने वाला है उसमें एनडीए का आंकड़ा 400 पार होगा। साथ ही यूपी की सभी 80 सीटों पर कमल ही खिलेगा। प्रेम शुक्ला ने कहा है कि देश और प्रदेश में जनता ने स्वयं बीजेपी का कमल खिलाने का संकल्प ले लिया है। मित्रों, यह निश्चित है कि इस बार 4 जून को जो परिणाम आएगा, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन 400 के पार जाएगा ही जाएगा। और उसमें से उत्तर प्रदेश की 80 सीटें, इन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने का संकल्प स्वयं जनता ने ले लिया हुआ है। यह निश्चित है कि पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को उत्तर प्रदेश में 51% वोट मिले थे। इस बार हमारा मत प्रतिशत भी बढ़ेगा और सीटें हम सारी की सारी जीतेंगे। अयोध्या राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र अपने परिवार के साथ रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंचे, जहां पर उन्होंने परिवार के साथ रामलला के दर्शन किए। साथ ही हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा अर्चना भी की है। अयोध्या पहुंचने पर अंतर्राष्ट्रीय वाल्मीकि एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत हुआ। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे आज दर्शन करने का अवसर यह प्राप्त हुआ। मंदिर बन जाने के पश्चात, रामलला विराजमान हो जाने के पश्चात पहली बार मेरा अयोध्या में आगमन हो रहा है। आज मैं दर्शन करूंगा। मैं अपने को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे निरंतर अयोध्या आने का अवसर प्राप्त होता रहा है, और मंदिर आंदोलन के दौरान भी सहभागी रहने का अवसर भी प्राप्त हुआ है। आज हृदय में कितनी प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है, स्वयं मैं इसका वर्णन नहीं कर सकता हूँ। वैसे ही जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, मंदिर बनकर तैयार हो गया था, तो जिस ढंग से सभी लोगों के अंदर अद्भुत प्रकार की प्रसन्नता हुई थी, वैसी प्रसन्नता की अनुभूति हमें भी हुई थी, और आज तो और हो रही है। आज प्रत्यक्ष रूप से दर्शन करूंगा। जब आंदोलन के टाइम था तब भी आप उत्तर प्रदेश में थे, लेकिन अब जब मंदिर निर्माण हो रहा है तो राजस्थान के पत्थरों से ही निर्माण हो रहा है। हाँ, राजस्थान का मैं राज्य। और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना भी आज रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंचे थे, जहां पर सर्किट हाउस में उनका भव्य स्वागत हुआ। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने रामलला के दर्शन पूजन भी किए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं खुद को बहुत ही भाग्यशाली समझता हूं कि आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जो भव्य मंदिर तैयार हो रहा है, उसे पूरे देश दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा भी बढ़ी है। ये मेरे लिए अयोध्या एक तीर्थ स्थल के साथ एक व्यक्तिगत इमोशनल स्थान है। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के साथ मैं 1984 से जुड़ा हूँ, जिस समय दोबारा ही शुरू हुआ था आजादी के बाद। मैं अयोध्या का प्रभारी मंत्री रहा हूँ। प्रभारी मंत्री होने के नाते से अयोध्या के विकास में मेरी सेवा हुई है, मैं सेवा कर सका हूँ, इसके लिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मस्थली के ऊपर जो भगवान का मंदिर खड़ा हो रहा है, उसके पूरे देश और दुनिया में प्रतिष्ठा है। भगवान राम के इस धरती के ऊपर अवतरण के बाद जिस प्रकार का उत्साह लोगों में देखने को मिला है, मैं इस बात से ध्यान करता हूँ कि 22 जनवरी को
इस देश और दुनिया के हर हिंदू धर्मावलंबी को लगता था कि भगवान राम उसके घर आ रहे हैं। जिस समय एक ये भजन प्रचलित हुआ कि राम आए हैं, हर व्यक्ति को लग रहा था मेरे घर में राम आए। तो आज मेरे को भी वही भाव हमेशा रहता है। उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट एक हॉट सीट रही है, जिसे कांग्रेस का गढ़ भी कहा जाता है, लेकिन अभी तक कांग्रेस से कौन चुनाव लड़ेगा यह साफ नहीं हो पाया। यह रिपोर्ट आप देखिए। कांग्रेस का गढ़ है रायबरेली। 24 साल से चल रहा गांधी परिवार का जादू। जारी रहेगी परिवार की विरासत। मां की सीट पर ताल ठोकेंगी बेटी प्रियंका गांधी। देश में 18वें लोकसभा चुनाव 2024 की रणभेरी बज चुकी है। यूपी में 7 चरणों में चुनाव होने जा रहा है। पहले चरण के लिए 8 सीटों पर बीजेपी, सपा, कांग्रेस और बसपा समेत तमाम दल के प्रत्याशियों ने नामांकन का पर्चा भर दिया है और मिशन 24 के प्रचार में भी जुट गए हैं। साथ ही अन्य चरणों की सीटों पर कुछ पार्टियों ने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, तो कुछ बाकी हैं। उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट हॉट सीट है, जिसे कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, लेकिन अभी तक कांग्रेस से कौन चुनाव लड़ेगा ये साफ नहीं हो पाया। सूत्रों के मुताबिक मां की सीट पर प्रियंका गांधी ताल ठोक सकती हैं। ये फैसला पार्टी की बैठक में तय किया गया है। सूत्रों के अनुसार प्रियंका गांधी के नाम की आधिकारिक घोषणा 15 अप्रैल के बाद की जा सकती है। प्रियंका गांधी की अगर बात की जाए तो शुरू से ही यूपी की राजनीति में सक्रिय रही हैं। पहले उनका दायरा अमेठी और रायबरेली तक सीमित हुआ करता था। 2019 में जब कांग्रेस महासचिव बनाई गईं तो उनको पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया। बाद में वो पूरे यूपी की प्रभारी बनी। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में भी प्रियंका गांधी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया था, बल्कि कांग्रेस नेतृत्व भी उनके मामलों में दखल नहीं दे रहा था। प्रियंका गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने की खबरों के बीच कांग्रेस की प्रतिक्रिया सामने आई। कांग्रेस ने कहा है कि प्रियंका गांधी रायबरेली की महिलाओं की हिम्मत का प्रतीक हैं। रायबरेली सीट कांग्रेस की पारंपरिक सीट मानी जाती है। ये यूपी की इकलौती सीट है जहां 2019 में कांग्रेस को जीत मिली। तब सोनिया गांधी यहां से जीतकर लोकसभा पहुंची थी। 1971 के बाद अब तक सिर्फ 3 बार ही यहां पर कांग्रेस को हार मिली है। इंदिरा गांधी इस सीट से 2 बार तो वहीं सोनिया गांधी 4 बार सांसद चुनी गई हैं। रायबरेली लोकसभा सीट का इतिहास। 2019 में सोनिया गांधी जीती। 2014 में भी सोनिया गांधी जीती थी। 2009 और 2004 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस से सोनिया गांधी जीती। साल 1999 में कांग्रेस के सतीश शर्मा जीते। इस सीट पर कांग्रेस आज तक केवल 3 बार ही हारी है। पहली बार उसे 1977 में करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। कांग्रेस को दूसरी बार 1996 और तीसरी बार 1998 के चुनावों में हार झेलनी पड़ी। केवल 3 बार हारी कांग्रेस। कांग्रेस को पहली बार 1977 में करारी मात देखनी पड़ी, जब राजनारायण ने इंदिरा गांधी को हराया था। ये चुनाव इमरजेंसी के दौर के बाद हो रहे थे। देश की जनता में कांग्रेस के खिलाफ बड़ा आक्रोश था, जिसका नुकसान इंदिरा गांधी को हार के रूप में भुगतना पड़ा। दूसरी बार 1996 और तीसरी बार 1998 में चुनावों में हार हुई। बीजेपी के प्रत्याशी रहे अशोक सिंह ने 2 चुनावों में कांग्रेस को पटखनी दी। 3 हार के अलावा कांग्रेस आज तक इस सीट पर अजेय है। लोकसभा चुनाव नजदीक हैं। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी लगातार तीसरी बार सत्ता पर काबिज होने का प्रयास कर रही है, तो वहीं विपक्षी दल भी उलटफेर करने की रणनीति बनाने में जुटे हैं। चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट पर क्या है सियासी समीकरण? एससी वर्ग वोटरों की संख्या 34%, ब्राह्मण वोटर्स की संख्या 11%, ठाकुर वोटों की संख्या 9%, यादव वोटरों की संख्या 7%, मुस्लिम वोटर्स की संख्या करीब 6% और अन्य वर्गों के वोटर्स की संख्या करीब 23% है। सूत्रों के मुताबिक प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं और कांग्रेस ने इसके लिए पूरी तैयारी भी कर ली है। कांग्रेस की उच्च स्तरीय संगठन बैठक में यह फैसला हुआ है, लेकिन ये तो अब
15 अप्रैल के बाद ही साफ हो पाएगा। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी।